तो ये बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट हम आपको करा रहे हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट फर्स्ट का नाम है ना। ये किसका नाम है? यूनिट फर्स्ट का। तो देखते हैं यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं। तो देखिए पहला चैप्टर जो है वो है द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं। सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। और इतने यूनिट फर्स्ट में आपके चैप्टर हैं। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है? द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे जो लिविंग बीइंग में होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं। तो इससे पहले देख लेते हैं एक, ये देखिएगा लिखा हुआ है द गुड फिजिशियन ट्रीट द डिजीज, द ग्रेट फिजिशियन ट्रीट द पेशेंट हु हैज़ द डिजीज। तो देखिए थोड़ा सा इसमें कहा गया है कि एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो किसी भी डिजीज को ठीक कर दे, और ग्रेट फिजिशियन सबसे अच्छा डॉक्टर वो होता है जो पेशेंट की क्या समझे, भावनाओं को समझे और उसकी कह सकते हैं चिंताओं को समझे, भावनाओं को समझे, उस हिसाब से उसका इलाज करे। तो देखिए आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर को क्या कहते हैं? दूसरा भगवान कहते हैं, है ना। तो ये दिया गया था, तो एक लोगों ने भेजा था, वो हमने आपको बता दिया। तो अब चैप्टर डिस्कस करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो अब देखिएगा ये रिलेटेड जो है 9th 10th से ही है, और फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दिया गया, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया। तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जो नीट का एग्ज़ाम होता है उससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों की बात करेंगे जो इसमें दिए हुए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं। तो स्टडी ऑफ लाइफ में सबसे पहले आता है कि ग्रोथ। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो लिविंग्स का होता है वो ग्रोथ। तो सारे लोग जानते हैं ग्रोथ क्या होती है। इंक्रीज इन द मास एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए टिश्यू इज नोन एज ग्रोथ, है ना। तो इसमें क्या होता है, मास भी बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है और टिश्यू भी बढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। और जो याद रखने वाला पॉइंट है, इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द साइज आर द ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ के ट्विन करेक्टर होते हैं। अब देखिएगा सबसे अच्छी बात होती है ग्रोथ इज इनरिवर्सिबल। तो देखिए जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, और हम जैसे जो कोई भी है, आपके पापा हैं या मम्मी हैं, वो आप जितना बड़े नहीं बन सकते हैं। वो बचपन उनका जो है बचपन जैसा नहीं हो सकता। कह सकते हैं कि आप जैसे नहीं हो सकते हैं। तो ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। जो एक बार गुजर जाती है वो दोबारा फिर नहीं आती है। जैसे हम चाहते हैं कि 10 साल के हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाएंगे, ना। उसके बाद देखिए अब सबसे अच्छा पॉइंट ये है, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रोथ होती क्यों है। तो देखिए ग्रोथ आकर ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से ग्रोथ होती है। उसके बाद देखते हैं ग्रोथ जो है इंटेस्टिंक्स ग्रोथ और एक्सटिंक्टिंग ग्रोथ। तो देखिए कहने से आपको समझ में आता है कि जो द चेंजेस हैपनिंग इनसाइड द बॉडी आर ड्यू टू इंस्टिंक्टिव ग्रोथ, है ना। जो चेंज हमारी इनसाइड द बॉडी में होते हैं उसको इंस्टिंक्टिव ग्रोथ कहते हैं, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। और जो नॉन लिविंग में होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट कहते हैं, है ना। उसके बाद देखिएगा ग्रोथ जो होती है इनडिटर्मिनेंट होती है और डिटर्मिनेंट होती है। दो तरह की ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट। तो देखिएगा इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ रिफर्स टू एंडलेस ग्रोथ। तो देखिए ये जीवन पर्यंत बढ़ती ही रहती है। जैसे प्लांट्स बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। और डिटर्मिनेट ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है। जैसे हम लोग हैं 55-60 तक ही कह सकते हैं, 55-60 क्या 30 से 35 साल तक ही थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर उसी तरह से होता है, और 55-60 के बाद एंड हो जाता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। तो ये एनिमल बॉडी पार्ट्स में होती है। उसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन।
increase in number of individual or puzzle reproduction in multicellular organism is the production of puzzle possessing feature more or less similar to parent। तो देखिए जो भी पेरेंट जैसे बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जिनमें एक सेल होती है उनको यूनिसेलुलर कहते हैं और जिनमें एक से ज़्यादा सेल होती है उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं, है ना। और ये 10th में आपने अच्छे से एग्जाम्पल भी किए होंगे, तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें जो है सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व थ्रू गैमेट फॉर्मेशन। इसमें गैमेट फॉर्मेशन जो है उसके लिए सेक्स इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस इज नॉट इन्वॉल्व। तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता और मियोसिस भी नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है और सेक्सेस इन्वॉल्व होता है। अब देखिएगा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ट्रू रीजनेशन, तो ये एग्जांपल हैं। और एग्जांपल आपने 10th में एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़े हुए हैं कि स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, बडिंग हाइड्रा में होता है, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है और ट्रू रीजनेशन किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है ना। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग बहुत सारा भोजन कर लेते हैं, जो उसका ब्रेक डाउन होता है शरीर के अंदर, उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स अकरेंस ऑफ ए चेंज। इट इज टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे बॉडी के इनसाइड होती हैं उनको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो इसमें कैटाबॉलिज्म होती है और एनाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म क्या होती है, बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। ये किसको बनाती है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को बनाती है। और ये किसको बना, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, रिफर्स टू रिड्यूसिंग अप और सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। ये किसको बनाती है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। तो देखिएगा इसमें एनाबॉलिज्म छोटे छोटे पार्ट जो हैं वो जुड़ के एक बड़ा पार्ट बना रहे हैं, और कैटाबॉलिज्म क्या है, एक बड़ा पार्ट जो है वो छोटे पार्ट में टूट रहा है। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। तो देखिए मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मेटाबॉलिज्म है। और देखिए प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी मेटाबॉलिज्म में आता है ना। तो रिमेंबर दैट मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। अब देखिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल बना, फिर आपका ऑर्गन्स बना, फिर ऑर्गन्स पार्ट बने और फिर बॉडी बन गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अब देखिए कॉन्सोनेंस, देखिए ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है। तो डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू देयर environment stimuli which could be physically, chemically और biological। तो ये स्टिमुलाई सेंस से होता है ना, सेंस ऑर्गन्स। तो ये आपका चैप्टर था जो हमने आपका कंफर्म कर दिया है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसमें केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म जानना था और लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर जानना था, है ना। अब इसके बाद यूनिट फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर आपको कराएंगे, है ना। थैंक यू।